हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संजू और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है इनफर्टिलिटी, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इनफर्टिलिटी के क्या कारण होते हैं, कैसे हम उसका डायग्नोस लगा सकते हैं और फिर उससे रिलेटेड हम क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, तो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो देखिए, इनफर्टिलिटी किसी भी कपल में हम कब मानते हैं। देखिए, अगर लगातार 1 साल ट्राई करने के बाद भी अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो इसको हम इनफर्टिलिटी मान के चलते हैं। इनफर्टिलिटी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फीमेल में ही हो, मेल में भी इसका कारण हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेल कॉजेज़ के बारे में। अगर मेल कॉज की बात करें, पुरुषों में होने वाले कारणों की बात करें, तो सबसे पहला आता है एबनॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन, यानी कि शुक्राणुओं या स्पर्म से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या तो उनका जो अमाउंट है वो नॉर्मल से कम हो। जैसे कि जो सीमेन का वॉल्यूम है वो लगभग 1.5 ml होता है। अगर उसके अंदर 35 से 40 मिलियन स्पर्म नॉर्मल काउंट होना ज़रूरी है। अगर इससे कम होता है तो इसको हम लो स्पर्म काउंट मान के चलते हैं, यानी कि 1 ml में लगभग 15 मिलियन स्पर्म का होना ज़रूरी है। उससे कम होना लो स्पर्म काउंट में आ जाता है। तो अगर स्पर्म काउंट कम हो तो इनफर्टिलिटी हो सकती है, या फिर स्पर्म काउंट बिल्कुल नॉर्मल हो लेकिन स्पर्म्स हेल्दी ना हो, यानी कि उसकी जो मोटिलिटी है या उसकी जो मॉर्फोलॉजी है, उसकी बनावट है, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी हो, मूवमेंट नॉर्मल नहीं हो के स्लो रहता है, तो ये भी एक रीज़न होता है इनफर्टिलिटी होने का। या फिर इनकी बनावट नॉर्मल ना हो, एबनॉर्मल इनका शरीर हो, तो भी ये कारण होता है इनफर्टिलिटी का। तो ये है स्पर्म काउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्पर्म के स्ट्रक्चर या उसके मूवमेंट से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो ये इनफर्टिलिटी को कॉज करती है। दूसरा इसी में क्या है, एबनॉर्मल स्पर्म काउंट जो है वो नहीं है। स्पर्म काउंट बिल्कुल नॉर्मल है, मूवमेंट भी सही है, उसका स्ट्रक्चर भी सही है, पर कहीं ना कहीं जो उसका रास्ता है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक है, यानी कि स्पर्म टेस्टिस में बनते हैं और ये फिर आगे पेनिस तक जाते हैं। तो ये जो पूरा रास्ता है टेस्टिस से और पेनिस तक का, यहाँ पे कहीं भी कोई ब्लॉकेज हो सकती है। ये कंजेनाइटल भी हो सकती है, जैसे कोई सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह हो जाता है जो बच्चे में जन्म से होता है, या फिर किसी तरह की कोई चोट लगने से कोई ब्लॉकेज हो जाती है, कोई स्ट्रक्चर अगर बन जाता है, तो भी इस तरह से स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता और स्पर्म शरीर से बाहर नहीं निकल पाते। तीसरा अगर हम बात करें तो कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि स्पर्म काउंट को अफेक्ट करते हैं, उसकी जो नॉर्मल उसका पैसेज है उसको अफेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट स्मोकिंग करता है, अल्कोहल लेता है, टबैको लेता है, तो ये भी कहीं ना कहीं स्पर्म काउंट को अफेक्ट करता है। दूसरा, अगर पेशेंट हाइपरटेंशन है, पेशेंट को बीपी की प्रॉब्लम है, डायबिटिक है पेशेंट, से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी स्पर्म प्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर पेशेंट किसी ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ पे केमिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, रेडिएशन के कांटेक्ट में रहता है, या जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रेज़ होता है, तो ये भी स्पर्म प्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट डालता है। अगर हम बात करें फीमेल से रिलेटेड कारणों के बारे में, तो देखिए, फीमेल्स में सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है ओव्यूलेशन नहीं होना, यानी कि एन ओव्यूलेशन। मैंने अपने पहले वीडियोस में भी आपको बताया है कि प्रेगनेंसी होने के लिए फॉलिकल का रप्चर होना ज़रूरी है। अगर वो टाइमली रप्चर नहीं होती है, ओव्यूलेशन नहीं होता है, तो स्पर्म को फर्टिलाइज़ करने के लिए एग नहीं मिल पाता और आगे प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो कोई भी ऐसा कारण जो ओव्यूलेशन को होने से रोकता है वो इसमें रिस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी के लिए। तो क्या क्या ऐसे कारण हैं जो एन ओव्यूलेशन कराते हैं या आपके ओव्यूलेशन को नहीं होने देते। तो इसमें सबसे पहला जो रीज़न आता है वो होता है थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से भी ओव्यूलेशन नहीं हो पाता। प्रोलैक्टिन का लेवल आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया है आपको, तो भी ये आपके बॉडी में एलएच को रिलीज़ नहीं होने देता और इसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पाता। अगर आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम है या पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो भी ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा। अगर आप डायबिटिक है, आपको बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये भी कहीं ना कहीं अफेक्ट डालते हैं ओव्यूलेशन पे। तो ओव्यूलेशन नहीं होने से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। कोई ट्यूमर है ओवरी से रिलेटेड या पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड,
तो भी ओव्यूलेशन नहीं हो पाता, क्योंकि जो FSH LH हार्मोन होते हैं जो फोलिकुलर ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, आगे ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से ही निकलते हैं। और अगर इसमें किसी तरह का कोई कैंसर या ट्यूमर हो जाता है तो ये हार्मोन का लेवल इम्बैलेंस होने की वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पाता। दूसरा अगर हम कारण की बात करें फीमेल्स में, तो दूसरा रीज़न जो होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉक होना। ये ब्लॉकेज किसी भी वजह से हो सकती है, कंजेनाइटल भी हो सकती है कि जन्म से ही दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हों, या फिर आगे किसी तरह का क्रॉनिक, अगर आपको PID की प्रॉब्लम रही है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है, आपको सफ़ेद पानी की परेशानी रहती है, तो भी इससे लंबे टाइम रहने की वजह से आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं। जैसे क्लेमाइडियल इन्फेक्शन हो गया, TB हो गया, मम्स हो गया, इनकी वजह से भी कभी ये फैलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज हो सकती है। या फिर कभी अगर आपकी पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है, उसकी वजह से बाद में एडिशंस बन जाते हैं, स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, जो कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी को कॉज करते हैं। तो अगर किसी भी वजह से फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो स्पर्म एग तक नहीं पहुंच पाता, और फर्टिलाइजेशन नहीं होने की वजह से, ब्लॉकेज की वजह से इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है फीमेल्स के अंदर। तीसरा की बात करें तो तीसरा जो रीज़न है वो यूट्राइन कॉज कोई हो सकता है, जैसे कि यूट्रस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि यूट्रस में कोई सेप्टम हो, या फिर कोई फाइब्रॉइड हो, कोई पॉलिप हो, तो इनकी वजह से क्या होता है, प्रेगनेंसी यूट्रस की दीवार पे नहीं लग पाती। अगर इस सेप्टम पे या यूट्राइन फाइब्रॉइड जो होता है वो प्रॉपर स्पेस नहीं दे पाता प्रेगनेंसी को ग्रो करने के लिए, या इस पे अगर फर्टिलाइज्ड एग आके इम्प्लांट हो जाता है तो ब्लड सप्लाई नहीं मिलने की वजह से इनफर्टिलिटी डेवलप रहती है, प्रेगनेंसी नहीं लगती है। इसके अलावा अगर एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है तो भी इनफर्टिलिटी के चांस आप में हो सकते हैं, क्योंकि एंडोमेट्रियम में क्या होता है, एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ जो होते हैं वो यूट्राइन कैविटी के अलावा दूसरी जगह ग्रो करने लगते हैं, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब में, ओवरी में। तो फैलोपियन ट्यूब में ग्रो करने की वजह से क्या होते हैं, ये ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से और एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, स्पर्म एग तक नहीं पहुंच पाता, इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है। या फिर कई बार एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम की वजह से भी इनफर्टिलिटी के केसेस देखे गए हैं। एडिनोमायोसिस में क्या होता है, यूट्रस बहुत बल्की हो जाता है, बच्चेदानी का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये यूट्रस से रिलेटेड कॉजेज़ हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ कॉज, तो वो होता है कि टाइमिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, यानी कि सब कुछ ठीक है, ओव्यूलेशन भी प्रॉपर हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब भी बिल्कुल नॉर्मल है, यूट्रस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कई बार क्या होता है, ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलेशन नहीं बनाते, पहले या बाद में रिलेशन बनाते हैं, तो इस वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं लग पाती। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपकी साइकिल के लगभग 40 आसपास ओव्यूलेशन होता है, तो ओव्यूलेशन से अगर 3-4 दिन पहले और 1 से 2 दिन बाद तक अगर आप रिलेशन बनाती हैं तो प्रेगनेंसी लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। बट कई बार क्या होता है, ओव्यूलेशन के बारे में नहीं पता होता है, और उस दौरान अगर हम रिलेशन नहीं बनाते हैं तो उससे भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। फिफ्थ अगर हम कॉज की बात करें तो देखिए, फिफ्थ कॉज आता है, कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हमारी बॉडी में आती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती है जिसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो हमारे खुद की बॉडी के सेल्स के ऊपर ही अटैक करने लगती हैं। जैसे कि अगर बाहर से स्पर्म हमारी बॉडी में आता है, फीमेल की बॉडी में स्पर्म आता है, तो बॉडी हाइपर सेंसिटिव हो जाती है, एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है और स्पर्म को फॉरेन बॉडी समझ के, एंटीजन समझ के उस पे अटैक कर देती है, जिसकी वजह से स्पर्म जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाते और प्रेगनेंसी लगने में प्रॉब्लम आती है। या फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब ये इम्प्लांटेशन होता है हमारी बॉडी में, यूट्रस में इम्प्लांट होता है, तो हमारी बॉडी इस फर्टिलाइज्ड एग को एंटीजन समझ लेती है और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनने लगती है, और ये प्रेगनेंसी को आगे ग्रो नहीं होने देती, उसको वहीं की वहीं नेगलेक्ट कर देती है। इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी डेवलप हो सकती है।
इसके अलावा ये कुछ कारण जो मैंने बताए हैं, कुछ मेन रीजंस होते हैं इनफर्टिलिटी के, बट कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर भी होते हैं जो कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी को डेवलप करते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा ओवरवेट है तो भी आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है, या फिर अंडर वेट है, बहुत ज़्यादा पतली है, दुबली पतली है, तो भी कहीं ना कहीं वेट का ज़्यादा होना, वेट का कम होना, ये दोनों ही आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस कर सकते हैं। तो इसकी वजह से भी कहीं न कहीं इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है। इसके अलावा अगर स्मोकिंग करती है फीमेल, टबैको या अल्कोहल लेती है या कुछ ड्रग्स का यूज़ करती है, तो ये भी कहीं न कहीं ओव्यूलेशन पे इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, आपकी फर्टिलिटी पे इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। अगर पेशेंट स्ट्रेस लेती है तो ये भी कहीं न कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस करता है। या फिर अगर लंबे टाइम से कोई फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन्स ले रही हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स अगर यूज़ कर रही हैं, तो कई बार उनके इफ़ेक्ट की वजह से जब आप चाहते हैं कि अब हम कंसीव करें, तो उस दौरान इन हार्मोनल पिल्स के इफ़ेक्ट की वजह से आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम कई बार कॉन्ट्रासेप्टिव के ज़्यादा यूज़ करने की वजह से देखी जाती है। या फिर अगर किसी तरह से वेजाइनल ड्राइनेस की वजह से रिलेशन बनाते टाइम आप कोई लुब्रिकेंट यूज़ कर रही हैं, कोई ऑयल या कोई क्रीम यूज़ कर रही हैं, तो उसकी वजह से भी आपके स्पर्म के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। स्पर्म का मूवमेंट नॉर्मल नहीं हो पाता और इनफर्टिलिटी इसकी वजह से भी आपकी बॉडी में हो सकती है। कुछ रीज़न इनफर्टिलिटी के फीमेल्स के अंदर। अब हम अगर डायग्नोस की बात करें, तो डायग्नोस में देखिए कैसे पता लगाएं हम कि क्या रीज़न हो सकता है। उसके लिए सबसे पहले आपका एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। टीवीएस करा सकते हैं अंदर की तरफ से यूट्रस को देखने के लिए। इसमें अगर किसी तरह की आप में यूट्राइन प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई सेप्टम है, एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में अल्ट्रासाउंड से हमें पता लग सकता है। दूसरा, ब्लड टेस्ट के थ्रू आपको आपके हॉर्मोन्स के लेवल के बारे में पता चल जाता है। जैसे कि कहीं आपको थायराइड तो नहीं है, प्रोलैक्टिन के लेवल के बारे में, एफएसएच एलएच के लेवल के बारे में, आपके शुगर लेवल के बारे में, इनके बारे में हमें सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है। या कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ तो नहीं है आप में, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। किसी तरह का आपको इन्फेक्शन तो नहीं है, एचआईवी, क्लेमाइडियल या जो भी इन्फेक्शन फीमेल्स में होते हैं, ऐसा कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो इनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको ब्लड टेस्ट के थ्रू मिल सकती है। तीसरा बात करें तो आता है एचएसजी। एचएसजी ट्यूब की ब्लॉकेज को देखने के लिए हमें एचएसजी कराना पड़ता है, इसको कि हिस्ट्रो सेल्फ एंजियोग्राफी बोलते हैं। इसमें नीचे से वेजाइना के थ्रू आपके फैलोपियन ट्यूब में, यूट्रस में एक मेडिसिन डाली जाती है और उसके बाद एक्सरे निकाला जाता है। और एक्सरे में आपकी कहीं भी अगर किसी तरह की कोई ब्लॉकेज होती है ट्यूब्स के अंदर, तो वो दिखाई दे जाती है। अगर सीमेन एनालिसिस, मेल्स में इनफर्टिलिटी को देखने के लिए सीमेन एनालिसिस किया जाता है, जिसके अंदर आपका नॉर्मल स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। मेल्स में ही कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है उसको देखने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है, ताकि किसी भी तरह की अगर कोई ब्लॉकेज है स्पर्म ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमें अल्ट्रासाउंड से मिल जाती है। तो इनके थ्रू आप डायग्नोस कर सकते हैं कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए ट्रीटमेंट डिपेंड करता है आपके कॉज़ के ऊपर। जिस भी तरह का आप में अगर टेस्ट करने के बाद किसी तरह का कोई रीज़न कॉज़ निकल के आता है, तो आपका डॉक्टर उससे रिलेटेड आपको ट्रीटमेंट देता है। बट कई बार क्या होता है, सारे टेस्ट कराने के बाद भी कोई भी ऐसा कारण निकल के नहीं आता है, अननोन कॉज़ होता है, कोई रीज़न ही नहीं होता है इनफर्टिलिटी का, फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो ऐसे में सिर्फ आप अपने खाने पीने पे ध्यान दें, हेल्दी डाइट लें, क्योंकि कई बार क्या होता है सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक होती हैं, लेकिन स्पर्म की जो क्वालिटी होती है वो प्रॉपर नहीं होती, या एग की क्वालिटी जो होती है वो ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं लग पाती। तो आप अपने खाने पीने पे पूरा ध्यान दें। आप जब भी कंसीव करना चाह रही हैं, उससे 2 से 3 महीने पहले आप फॉलिक एसिड स्टार्ट कर लें। ऐसी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ जो आपके स्पर्म काउंट को इम्प्रूव करे, आपकी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करे। अगर आप
टोबैको, अल्कोहल इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रही हैं तो उनको यूज़ ना करें। अगर स्ट्रेस आप बहुत ज़्यादा लेती हैं तो स्ट्रेस को थोड़ा अवॉइड करें, मेडिटेशन करें जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो, क्योंकि ये चीज़ें कहीं न कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस करती हैं, ओव्यूलेशन पे इफ़ेक्ट डालती हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें आप करती हैं तो इनको थोड़ा-सा अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर किसी तरह का लुब्रिकेंट आप यूज़ कर रही हैं वेजाइनल ड्राइनेस के लिए तो उसको आप अवॉइड करें, या फिर अगर किसी तरह का आप यूज़ भी करती हैं तो आपके डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही आप इस तरह की चीज़ें यूज़ करें। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहती, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर रही हैं तो उसको डॉक्टर की एडवाइस पे ही लें, खुद से ना लें और उनका रेगुलर यूज़ ना करें। जैसे ओव्यूलेशन टाइमिंग के बारे में थोड़ा-सा ध्यान दें, क्योंकि उस दौरान अगर आप रिलेशन बनाती हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। ओव्यूलेशन हमारी बॉडी में लगभग मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे के आसपास होता है। जब आपको ओव्यूलेशन होता है तो आपकी वेजाइनल डिस्चार्ज थोड़ा-सा आपको रहेगा। अगर आप अपना बेसल बॉडी टेम्परेचर रेगुलर लेती हैं तो जैसे ही ओव्यूलेशन का दिन आता है वैसे ही आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा-सा रेज़ होने लग जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक, फर्टिलिटी से रिलेटेड क्या-क्या रीज़न इसके हो सकते हैं, कैसे आप पता लगा सकते हैं और इसको ठीक करने के लिए आप क्या-क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में हमें बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।